तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की आपके लिए एक सीरीज शुरू की थी जिसका केवल एक पार्ट अब तक आया था। आज उसका सेकंड पार्ट आ रहा है और मैंने आपसे कहा था कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी करेंगे, लेकिन अभी टाइम टेबल मेरा पूरा सेट नहीं हो पाया है, इसलिए धीरे धीरे रूटीन बनेगा। लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे कि वेडनेसडे और संडे को आपके लिए वीडियो जरूर लेके आए। भले ही वो वीडियो 2 क्वेश्चंस की हो या 4 क्वेश्चंस की हो, लेकिन वीडियो जरूर मिलेगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपको आज का पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिख रही हैं। पी एक मैट्रिक्स है इस तरीके की, n बाई n उसका ऑर्डर हो सकता है। तो हमसे कह रहा है जो PIJ है यानी एलिमेंट की लोकेशन होती है ना, ये ओमेगा की पावर i प्लस जे। अब ये ओमेगा वही है जो पिछली वीडियो में था, यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसमें कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि पी स्क्वायर यानी जो ये मैट्रिक्स है P, इसका स्क्वायर 0 ना हो उसके लिए n यानी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए। ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे होंगे। देखिए 55, 56, 57। अब जरा इमेजिन करके देखिए एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 55 हो। आप सोच भी नहीं सकते कि आप उसे बना पाएंगे, लेकिन JEE एडवांस का क्वेश्चन है तो इस तरीके का ही होगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए जब भी, देखिए आप लोगों ने हमेशा मैट्रिक्स की पावर स्क्वायर, क्यूब या हद से पावर 4 देखी होंगी, लेकिन अगर मैट्रिक्स की पावर 4 से ऊपर आती है, 8, 10, 15, 20, 25, 50, 1000 या 2000, ऐसी ऐसी वैल्यू आती है मैट्रिक्स की पावर में, तो यानी कंफर्म है कोई सिमेट्री काम करेगी। हमको बस वो सिमेट्री ढूंढनी है। जैसे कि चलिए देखते हैं, पहले इस मैट्रिक्स को बना के देखते हैं। अब ये n बाई n मैट्रिक्स, n बाई n ऑर्डर की है, तो नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन के लिए ये मैट्रिक्स फॉलो करनी है। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते यानी फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से बस ये 1 एलिमेंट ही होता। तो क्या P मैट्रिक्स हमारी ओमेगा की पावर, देखिए 1 और 1 का मतलब ओमेगा की पावर 2 हो जाएगा, I प्लस जे यानी 1 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये तो P है। अगर मैं आपसे बात करूं P स्क्वायर की, तो P स्क्वायर का मतलब हुआ ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई आपको ओमेगा स्क्वायर से करनी पड़ेगी, जो कि क्या आएगा, ओमेगा की पावर 4। और ओमेगा की पावर 4 को हम लोग लिख पाएंगे, भाई इसमें तो रो बाई कॉलम है ही नहीं, कुछ एक ही एलिमेंट है बस, तो इसकी इससे इंटू जाएगी। ओमेगा की पावर 4 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर की वैल्यू केवल आ रही है ओमेगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलिए, अगर n की वैल्यू हमने 2 ली होती, तो जो हमारी पी मैट्रिक्स बनती, देखिए पहले क्या आएगी, ध्यान से देखिएगा। ओमेगा की अगर P 2 ऑर्डर की है तो 1 1 1 2 2 1 2 2, 4 एलिमेंट होंगे उसके अंदर, तो 1 1। जब ये 1 1 होगा तो फिर ये ओमेगा की पावर 2 बनेगा। अगर ये 1 2 की बात करें, 1 और 2, तो ओमेगा की पावर 1 प्लस 2, वो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, जिसे हम 1 लिख लेते हैं। ऐसे ये क्या होगा, 2 1, इसे भी 1 लिख लेते हैं। 2 2, 2 2 का मतलब 2 2 यानी 2 प्लस 2 ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को हमने देखिए ओमेगा लिखा हुआ था, यानी अगर ऑर्डर 2 है तो इसकी मदद से ये बनेगी पी मैट्रिक्स। लेकिन हमको तो पी स्क्वायर चाहिए, तो इसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसी मैट्रिक्स से कर देते हैं और चेक करते हैं क्या नॉट इक्वल टू 0 अभी भी आ रहा है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो करने आती है आपको, रो बाई कॉलम होती है। इसकी इससे हुई ओमेगा की पावर 4 और प्लस का 1। ओमेगा की पावर 4 को फिर से हम ओमेगा बोलेंगे, तो ओमेगा प्लस 1। ठीक है, अब इसकी इससे होगी ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा। अब आप लोगों को ये बात तो पता होगी ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। भाई ये तो हमको पता ही था, लेकिन ये भी तो रिलेशन होता ही है। तो देखिए, इसकी इससे इंटू तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसकी इससे होगी तो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू आएगी माइनस की 1। ओके, अब इसकी बात करें तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस का ओमेगा, फिर से माइनस का 1, ये 1 और ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस का ओमेगा, जो कि स्टिल नॉट इक्वल टू 0 है। तो ठीक है, n की वैल्यू 1 के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है, n की वैल्यू 2 के लिए भी ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अब बात आती है n की वैल्यू 3 की। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं ना, देखिए ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना सोचना पड़ेगा। हम केवल उस पैटर्न को ढूंढ रहे हैं जिससे हमें चले पता ये 0 कब होगा, क्योंकि वही आंसर होगा उसके हिसाब से ही। देखिए अब n की वैल्यू 3 है, तो P मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। अब सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, n की वैल्यू 3 का मतलब 3 बाई 3 यानी 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं। अब वो 9 एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, देखिए सबसे पहले 1 1 यानी ये बन गया ओमेगा
स्क्वायर। फिर अगला आता है 1 2, 1 + 2 ओमेगा क्यूब जो कि 1 होगा। अगला आएगा 1 3 यानी ओमेगा की पावर 4 जिसको हम ओमेगा ओमेगा बोलेंगे। फिर यहाँ पे आता है 2 1 यानी 2 + 1 यानी ओमेगा क्यूब जो कि 1 हो जाएगा। फिर 2 2 जिसे फिर बोलेंगे 2 + 2 यानी ओमेगा की पावर 4 जिसको ओमेगा बोलेंगे। फिर 2 आएगा ये एलिमेंट 2 3, 2 3 का मतलब 2 + 3 ओमेगा की पावर 5, ओमेगा क्यूब उसमें 1 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे फिर आता देखिए ये है 3 1, 3 1 का मतलब 3 + 1 ओमेगा की पावर 4, तो उसमें ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, ओमेगा बच जाएगा बस। ये आता है नंबर 3 2 का, 3 2 का मतलब फिर वही ओमेगा की पावर 5 जिसमें ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। ये 3 3 यानी 3 + 3 ओमेगा की पावर 6, ये तो 1 ही होगा, पिछली वीडियो में भी किया था हमने। अब ये बनी है हमारी एक मैट्रिक्स P। अब अगर हम बात करें P² की तो हमको इसी की मल्टीप्लाई इसी से करनी पड़ेगी। तो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। फिर से लिख लेते हैं, ये आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 3/3 की मल्टीप्लाई करनी तो हम सबको आती है। मैं यहां पर इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। हाँ जी देखिए 3/3 की मल्टीप्लाई करने पर जो आया था वो 0 जो कि एक नल मैट्रिक्स आ गई है। तो अब हम कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। देखिए n की वैल्यू 1 यानी पहले ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो P² 0 नहीं था। दूसरे ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तब भी P² 0 नहीं था। लेकिन जब तीसरे ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई है P तब उनका P² 0 आ गया। अब अंदाजा लगाइए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था। हमसे उसने कहा था कि P² 0 ना हो कब, जब n की आंसर क्या क्या होना चाहिए यानी उस केस में। अब अंदाजा लगाइए देखिए n की वैल्यू 1 2 3, केवल 3 वाले केस में P² 0 हो रहा है। 3 मतलब 3 का मल्टीपल भी P² हमेशा 0 आएगा। पैटर्न यही बन रहा है। देखिए जब 1 पे 0 नहीं हो रहा, 2 पे 0 नहीं हो रहा, 3 पे 0 हो रहा है, यानी कंफर्म है कि जब हमारा ऑर्डर 3 या 3 का मल्टीपल आएगा उन हर केस में P² 0 आएगा। अब आप आंसर्स में देख लीजिए कि 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, क्योंकि जो 3 के मल्टीपल होंगे वो आंसर नहीं हो सकते। P² ≠ 0 में देखिए आंसर होंगे। तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं हमको, 55 56 57 और 58, ये 4 ऑप्शन है। अब आप चेक कर लीजिए इसमें से कौन सा 3 का मल्टीपल है। अब 3 का मल्टीपल तो हमें सबको पता ही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। देखिए 5 और 7 12 आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो केवल एक ये वाला जो है ना, देखिए ये वाला, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इस वाले केस में भी जब आप P² निकालोगे वो 0 ही आएगा। ये तो फिर 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी क्योंकि हमें पहले से पता है हमारे एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं। तो P² जब 0 नहीं होगा तो n यानी जो ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का वो 55 हो सकता है, 56 हो सकता है एंड 58 हो सकता है। अब आप अपने आप देख लेना ऑप्शंस में A B C D कौन कौन से हैं। मैंने आपको आंसर बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन करें अब। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए बड़ा मस्त टाइप का क्वेश्चन है। हमको ना Δ1 Δ2 Δ3 अप टू Δk ये थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट दी हुई है इतनी सारी, जिसमें कि एलिमेंट्स केवल और केवल नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, A1 A2 A3 अप टू A9, यानी इनके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। देखो भाई थर्ड ऑर्डर की हैं तो 9 एलिमेंट तो होंगे, तो ये A1 A2 A3 अप टू लेके A9 तक हमको दिए हैं। तो फिर कह रहा है जो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे इन चारों में से कौन कौन से सही हैं। चलिए एक बात देखते हैं, पहले तो ये पता लगा लें कि जब ये 9 एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं तो इन 9 एलिमेंट से ऐसी ऐसी कितनी हमारी डिटरमिनेंट बन सकती हैं। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं एक 3x3 की मैट्रिक्स बना के। अगर ये 3x3 की हमारी मैट्रिक्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोकेशन अवेलेबल होंगी हमारे पास। हाँ भाई 9 एलिमेंट होते हैं। तो अब मैं आपसे बात करूं, अगर ये हमारे पास 9 एलिमेंट थे तो 9 एलिमेंट्स में इन पहली वाली प्लेस पे कितने एलिमेंट, ये 11th क्लास की परम्यूटेशन चल रही है इस टाइम, यहां पर देखे ध्यान से। तो इस पहली प्लेस को फिल करने के लिए कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास, 9। सही बात है। अब जो एलिमेंट यहां आ गया होगा वो यहां नहीं आ सकता, तो इसको भरने के लिए 8 7 6 5 4 3 2 1 याद आ गया होगा ना आपको।
11th क्लास में भी हम ये काम किया करते थे। अब जो JEE एडवांस के क्वेश्चन करेगा उसे ये तरीका पता होना चाहिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करने वाला हूं मैं, क्योंकि हमको ये सारी लोकेशन चाहिए इस मैट्रिक्स में, 9 के 9 एलिमेंट्स चाहिए। तो ये इंटू ये सारे इंटू हो जाएंगे। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इंटू होने का मतलब क्या हुआ, 9 फैक्टोरियल। यानी कुल मिला के थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स इन सारे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके 9 फैक्टोरियल बनेंगी। अब 9 फैक्टोरियल देखिए, एक ऑप्शन है 9 फैक्टोरियल, तो एक तो सही आंसर हमारा वो हो गया। इतनी मैट्रिक्स यानी इतनी डिटर्मिनेंट्स हमारी बन सकती हैं। चलिए अब एक और बात मजे की पता लगाते हैं। जैसे कि हमने इसको बनाया, ठीक है ना। अब ये चीज ना हम नॉर्मली नोट नहीं करते, जो मैं आप बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। अब जब 9 फैक्टोरियल डिटर्मिनेंट्स हमारी बनेंगी तो कोई ऐसी डिटर्मिनेंट भी होगी, एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। चलिए आपको एक और में, जैसे यहां पर मान लो A1 A2 A3 लिख दिया और A4 A5 A6 लिख दिया। ऐसे ही यहां पर ये 3 और आ गए, बचे हुए 3 हमारे। तो एक तो ये बना दी मैंने, मान लो। अब कुछ ऐसी भी होंगी, उसने नॉन जीरो ही तो कहा था, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी होंगी जिसमें ना ये दोनों स्वैप हो रखी होंगी, यानी ये वाली जो रो है पूरी यहां होगी और ये वाली पूरी रो यहां होगी। ऑब्वियसली होगी। मैं कह रहा हूं कि इसे, चलो यार आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं, वरना कहोगे ये 6 एलिमेंट से कैसी बन रही है मैट्रिक्स। ये 9 के 9 वाली बन गई। मैं कह रहा हूं एक मैट्रिक्स ये बनाई मैंने, एक और मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेंट, चलो यार ये भी हटा दो वरना तुम खामखा परेशान होगे कि मैट्रिक्स से समझा रहे हैं, ठीक है ना। एक डिटर्मिनेंट ये होगी, एक और डिटर्मिनेंट जस्ट इसकी स्वैपिंग वाली बनाई होगी, जिसमें ना हमने ये सेकंड रो को यहां कर दिया होगा, A4 A5 A6, और फर्स्ट रो को यहां कर दिया होगा A1 A2 A3, थर्ड रो को नहीं छेड़ा होगा हमने। ऐसी वाली बनी होगी। आपको नहीं पता प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के तहत अगर लेट करें इस पूरे की वैल्यू 10 आई होगी, तो क्योंकि हमने केवल इस रो को इस रो से इंटरचेंज किया है इस वाली के अंदर, तो इसकी वैल्यू फिर -10 होगी। और उस केस में अगर हम इन दोनों डिटरमिनेंट्स को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 0। अब मजे की बात देखो क्या है। मजे की बात यह है कि आप जितने भी ऐसी डिटरमिनेंट्स बनाओगे, जितनी डिटरमिनेंट ऐसी बनेंगी उतनी ही डिटरमिनेंट ऐसी भी बनेंगी माइनस वाली। तो कुल मिला के जब आप इन 9 फैक्टोरियल डिटरमिनेंट्स को प्लस करेंगे तो उसमें से आधी बनेंगी ऐसे वाली, आधी बनेंगी ऐसे वाली। तो कुल मिला के जब आप इन सब को प्लस करोगे तो उन सब का सम यानी कि समीशन आएगा 0। ये है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके तहत हमारे इसमें 2 आंसर सही हुए। एक तो जहां पर 9 फैक्टोरियल लिखा है वो सही हो गया, और एक जहां पर सम लिखा हुआ है वो सही हो गया। तो है ना बढ़िया क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको ऐसे ही। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन में हमको 4 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, सारी ये वाली ना। तो इस तरफ ट्रांसपोज वाली भी, यहाँ इस तरफ आपको देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। अब हमें बताना है इन 4 में से सही कौन कौन से होंगे, क्योंकि हमें केवल एक बोला है कि M और N 3x3 की 2 हमारे पास जो है मैट्रिक्स हैं। तो बताओ कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कौन से स्टेटमेंट इनमें करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। चलिए पहले स्टेटमेंट में देख पा रहे होंगे आप M डैश, ठीक है। हाँ जी, देखिए पहले स्टेटमेंट में आपको ये दिया हुआ है और हमसे कह रहा है ये पूरा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज M सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी है, उम्मीद है आपने किया होगा। अगर इस पूरे को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो इस पूरे के ऊपर डैश यानी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। और जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा और फिर इसका डैश, यानी ये ऐसे कैसा, ये ऐसे कैसा, और डैश का डैश हमारा यही बन जाता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पूरी वैल्यू सिमेट्रिक होगी जब M सिमेट्रिक होगा। M सिमेट्रिक का मतलब M डैश की वैल्यू M होनी चाहिए उस केस में, तो ये N डैश M N। अब चेक करो ये दोनों इक्वल आ गए क्या, इस पूरे का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, नहीं आ गया, देखिए। तो हाँ एक चीज तो सही है, सिमेट्रिक वाला केस। अब स्क्यू सिमेट्रिक वाले केस में इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं, देखिए। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में M डैश की वैल्यू माइनस के M आती, तो ये N डैश रहता, ये बनता हमारा माइनस का M और ये N, ये माइनस निकल के बाहर आता तो कुछ ऐसे दिखता, देखिए हमारा ये। तो इसी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ इसी के इक्वल आ गया, नहीं आ गया।
तो हाँ कह सकते हैं पहला वाला सही है, लेकिन इस पर टिक मत लगा देना अब, क्योंकि हमसे कहा था कौन सा सही नहीं है या फिर कौन से सही नहीं है, तो पहला वाला तो सही है। सेकंड वाले की बात करें भाई, mn माइनस nm, हाँ जी कह रहा है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा m और n जब सिमेट्रिक होंगे तब। चेक कर लीजिए, देखिए लिखा ना इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस m and n। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, माइनस वाली वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक ही होती है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में इतना ध्यान तो आपने दिया होगा, देखिए बेस तो एनसीईआरटी ही है, ठीक है। अब इसके ऊपर डैश लगाया जाए तो माइनस वाले में तो पहले इसी का आएगा और फिर हमारा इस पूरे का आएगा। अब मल्टीप्लाई वाले केस में फिर से पहले एन डैश आएगा, एम डैश, यहाँ पर एम डैश और एन डैश। अब दोनों सिमेट्रिक दिए हैं एम और एन, तो सिमेट्रिक का मतलब ये एन बन गया, एम बन गया और ये ऐसे हो गया। अब इनका माइनस, इसक्यू सिमेट्रिक जब भी करना होता है हमें माइनस कॉमन लेना पड़ता है, तो माइनस कॉमन लूं तो ये एम एन पहले आ जाएगा और ये एन एम बाद में आएगा। अब चेक करिए क्या इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ इज इक्वल आ गया, एम एन, हाँ ठीक है, माइनस एन एम, हाँ ठीक है। ये पूरा डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ये आ गया, तो हाँ ये वाला भी सही है, लेकिन टिक नहीं लगाएंगे, हमें तो गलत वाले बताने हैं, ठीक है जी। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में कह रहा है एम एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल एम एंड एन, ठीक है जी। एम एन, चलिए देख लेते हैं थर्ड वाले को भी। एम एन को सिमेट्रिक कह रहा है जब एम भी सिमेट्रिक है एन भी सिमेट्रिक है। अब मल्टीप्लाई का क्या मतलब हुआ, पहले एन का डैश आएगा और फिर एम का डैश आएगा। अब एन डैश हमें पता है सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो ये एन हो जाएगा और ये एम हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए क्या इसी का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया है इसके, नहीं, यहाँ पे एम पहले, यहाँ पे एन पहले आ गया, और मैट्रिक्स में आपको पता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो हाँ ये वाला एक ऑप्शन दिखा है जो कि गलत है, तो इस पे टिक लगाएंगे थर्ड वाले पे। लेकिन अभी फोर्थ भी पढ़ लेते हैं पहले। देखिए फोर्थ में कह रहा है एडजॉइंट ऑफ एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एन की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ एम एन है। अब ये भी तो एक प्रॉपर्टी है हमारी, हमको ये पता होना चाहिए कि भाई एडजॉइंट ऑफ एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एन, ये हमको पूछ रहा है क्या एडजॉइंट ऑफ एम एन होगा या नहीं होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जिस तरह से हम लोग ट्रांसपोज करते हैं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई वाला, तो बाद वाली वैल्यू पहले आती है, इस तरीके से एडजॉइंट वाले केस में भी देखिए एडजॉइंट ऑफ एम इंटू एन है ना, तो पहले एडजॉइंट ऑफ एन आता है और फिर इनटू में एडजॉइंट ऑफ एम आता है। तो यहां पर तो एम लिख दिया, इस एम के साथ में पहले एम नहीं आ सकता, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो कुल मिला के हमसे क्वेश्चन में कहा था कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे गलत है या गलत हैं, तो हमने ये देखा कि थर्ड वाला एक तो गलत दिख रहा है और एक फोर्थ वाला गलत दिख रहा है, तो आप बस सी और डी पर टिक लगा देंगे क्योंकि वही दो स्टेटमेंट हैं जो गलत हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोगों ने आपके लिए तीन क्वेश्चंस कवर किए हैं। आज थोड़ा सा समय का अभाव है क्योंकि ये वीडियो अभी अपलोड भी करनी है, उसके बाद हमारा रेगुलर सीरीज चली रही है 11-12 की जो अपलोड करनी होती है डेली की डेली, तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम लोग सिस्टम पे आएंगे तो रूटीन बन जाएगा। लेकिन आज आप लोग केवल 3 क्वेश्चन से काम चला लीजिए कि हम हर वीडियो में आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो कि नॉर्मली एनसीईआरटी में कुछ कुछ होते भी हैं और बहुत से नहीं भी होते, तो वो सारा हम लोग कवर करेंगे आपके लिए इस पूरी सीरीज में। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस पूरी सीरीज को शेयर करिए। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये कंटेंट नहीं पहुंच पाता, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे कंटेंट के लिए जो आप लोगों को फ्री में मिल रहा है बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। तो हो सके तो इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करिए और मजे करिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपके। नमस्कार।